हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे, जानेंगे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसका क्या प्रावधान है और किस अनुच्छेद किस भाग में इसे संविधान में रखा गया है। इन सारी बातों को आज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि नीति निर्देशक तत्व है क्या। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और यह 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1937 में कुछ अलग अलग संविधानों से जो भारत के परिस्थिति के अनुसार सही सूटेबल हो रहा था, तो उस अनुसार से दुनिया के सभी संविधानों से कुछ प्रावधान को अपने संविधान में जोड़ा गया है। जैसे ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जब हम भारत के संविधान की विशेषताओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की विशेषता में ही आता है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि भारत की संविधान की क्या क्या विशेषता है, जिसमें कि एक जो है नीति निर्देशक तत्व भी आता है। भारत और आयरलैंड को छोड़कर विश्व के अन्य किसी भी देश के संविधानों में इस प्रकार के निर्देशक तत्वों का उल्लेख नहीं किया गया है। एक भारत में ही मिलेगा नीति निर्देशक तत्व और एक आयरलैंड के संविधान में ही मिलेगा। जब हम इसके तह तक जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि जो नीति निर्देशक तत्व है, ये जो हमारे संविधान निर्माता है वो कितनी दूरदर्शी थे, जो उन्होंने अपने संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया और किस प्रकार ये नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से अलग है। मौलिक अधिकार के कुछ जो आर्टिकल्स है और उसमें जो भी रूल है, जो पॉलिसी है, जो नीति है और जो नीति निर्देशक तत्व है, दोनों में क्या भिन्नता है ये भी पता चलेगा। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार को पढ़े तो उसके अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स है उसके लिए जो है हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में हमें जो 36 से 51 तक में जो भी बातें हैं, जो भी विषय वस्तु इसमें दिया गया है, इसके लिए हमें न्यायालय जाने के लिए नहीं रखा गया है। और ये क्यों नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ये जो है भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना था। लोगों के कल्याण के लिए जो जो प्रावधान हमें अपनाना पड़ा, उन सारी प्रावधानों को हम लोग जो है संविधान में जो है जोड़ा। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सकता है, यानी मूर्त रूप लेता है। जब हम नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आर्टिकल्स है और उस किस आर्टिकल्स में कौन सी विषय वस्तु को रखा गया है, जब हम उसे जानेंगे तब हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो संविधान निर्माता है वो बहुत ही दूरदर्शी थे। उनका लक्ष्य जो है समाज में लोगों के कल्याण के लिए काम करना था।
ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को कल्याण के लिए काम करना था। जब हम नीति निर्देशक तत्व को हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये भी पता चलता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ कराने के लिए जो संकल्प व्यक्त किया है वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर पूर्ण हो सकता है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु दिया गया है, तो जब हम उन विषय वस्तु को देखते हैं तो हमारे संविधान की जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल द्वारा भारत के नागरिकों को इक्वलिटी दिया है, लिबर्टी दिया है, जस्टिस दिया है, और ये सारे जो प्रावधान है ये डीपीएसपी के थ्रू जो है क्या हो जाता है, ये सुलभ हो जाता है। ठीक है। और क्या होता है कि जैसे आर्थिक न्याय है, ये भी प्रस्तावना में, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जब हम पूरी जब प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें आर्थिक न्याय संबंधी कुछ तत्व मिलता है, कुछ सामाजिक न्याय संबंधी भी तत्व मिलता है, समान नागरिक संहिता मिलता है। तो ये सारे प्रावधान जो है हमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे हम किस जो 36 से 51 तक जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है, इनके अंतर्गत कौन सी बातें रखा गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी बातें को रखा गया है, कौन सी विषय वस्तु को रखा गया है, कौन सा रूल को रखा है, उसे हम आइए जानते हैं, शॉर्ट में जानेंगे। ठीक है। और इसे जो है हम एग्जाम के लिए जो है हम खुद जो है इसे हम डिटेल्स में लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि है आर्टिकल्स 36 में क्या है, 36 में राज्य को परिभाषित करता है। जैसे जो है भारत जो है राज्यों का संघ है, तो राज्य को परिभाषित करता है ये आर्टिकल 36। ठीक है। 37 क्या करता है, इसमें जो है समाहित सिद्धांतों को लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आर्टिकल 37 के तहत इसे लागू किया जाता है। आर्टिकल 38 में क्या है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है। आर्टिकल 38 में याद रखेंगे कि जो राज्य है, सरकार भी आता है, राज्य या सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जनता के कल्याण के लिए समाज में क्या व्यवस्था होना चाहिए उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। आर्टिकल 39 में है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत है उसको जो है लागू किया जाता है। और यही आर्टिकल 39A है, ये जो ए है इसे बाद में जो है जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पे ए दिया गया है, क्योंकि समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। ठीक है। समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस के लिए जो है निःशुल्क जो कानूनी है उसके लिए जो है हेल्प किया जाता है। 40 में हम सब जानते हैं जो गांधी जी का सपना था, ग्राम पंचायत। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो केंद्र है, केंद्र जो है कुछ पावर राज्य को देती है और राज्य जो है कुछ पावर ग्राम पंचायत में ट्रांसफर करते हैं, जिसमें ये मुखिया, सरपंच, नगर परिषद, नगर निगम के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, नगर निगम में जो है पार्षद, मेयर, उपमेयर चुनते हैं, और जो नगर परिषद जहाँ पे होता है वहाँ पर मुखिया, सरपंच, ठीक है, ये सब का जो चुनाव होता है ये ग्राम पंचायत का जो है बातें को रखा गया है। जो जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय ग्राम पंचायत को तो लागू नहीं किया गया था, लेकिन ये आर्टिकल्स 14 में है, ये जो है 1993 में नगर परिषद और फिर 1994 में नगर निगम को जो है संशोधन करके संशोधन किया था 1993 में, और संशोधन संख्या 74 जो 1994 में जो है संशोधन करके इसमें जो है ग्राम पंचायत को लागू किया गया।
इसमें अगर डिटेल्स में और जाएंगे तो और इसे पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले पूरे देश में कहाँ लागू हुआ था। राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर को। और राजस्थान में भी नागौर एक जिला है, और उस नागौर जिला में सबसे पहले जो है ये ग्राम पंचायत को चालू किया गया था। ठीक है, अब आइए आर्टिकल्स 41 में क्या है कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता। देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उसी समय शिक्षा का अधिकार आर्टिकल्स 41 में दे दिया गया था। और अभी ये जो शिक्षा का अधिकार है ये हमें कब मिला? 2010 में आकर के। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 2010 में ये जो आर्टिकल्स हमारा 36 से लेकर के 51 तक है, 51 तक, तो 51 को करके 2009 में अधिनियम जो है एक्ट को लाया गया, और 2010 से जो है ये लागू हुआ है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, जैसे कि 40 में ग्राम पंचायत को रखा गया था, लागू कब होता है, उसी प्रकार से ये जो शिक्षा का अधिकार है, काम का अधिकार भी जो है लाया गया था, लेकिन शिक्षा का जो अधिकार है ये 2009 के एक्ट में जो है पास हुआ और 2010 से लागू किया गया है। ठीक है, तो इसे जो है जोड़ा गया है 51 क करके। और इसमें जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य को भी, जैसे कर्तव्य संख्या 10 था तो यहाँ पर जो है 11 हो गया। ठीक है, कर्तव्य ये पेरेंट्स का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को जो है शिक्षा दिलाएगा। ठीक है, 42 में क्या है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फीमेल जो होती है वो अगर काम करते हैं तो उसके मातृत्व सहायता के लिए लाभ दिया जाता है। जैसे शिशु के लिए जो है आपको 6 महीने तक जो है आपको पेमेंट के साथ यानी वेतन देते हुए आपको अपने बच्चे का पालन के लिए 6 महीने तक जो है देता है। और भी बहुत सारा प्रावधान है, उसे अलग से जो है डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 43 में है कर्मचारियों को निर्वाह के लिए वेतन देना है, और इसमें एक करके जोड़ा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन के कर्मचारियों को सहभागिता करना है। ठीक है, और बी में है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना है। अब 44 में क्या है? 44 में नागरिकों के लिए समान संहिता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारे अभी गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो है कुछ दिन पहले जो CAA, NRC और क्या क्या जो लाए गए थे, तो ये जो है समान नागरिक संहिता के तहत जो है लाया गया था। 45 में है कि बालपन पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का जो है प्रावधान दिया गया है। 46 में है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ST SC को जो है जो वर्ग में उसे कमजोर कहा जाता है, उसके लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों में आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, 47 में है पोषाहार का स्तर बढ़ाने के लिए, जीवन स्तर सुधारने के लिए जन स्वास्थ्यों की स्थिति को बेहतर संबंधी सरकार का ये कर्तव्य होगा। 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन बनाना है। 48A में रखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। ठीक है, ये ए क्यों दिया गया है? ए इसलिए है कि इसे संशोधन करके लाया गया है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जिसमें संविधान लागू हो रहा था उसमें नहीं था, लेकिन 48 करके जोड़ा गया है इसे जो है पर्यावरण प्रोटेक्शन के लिए। 49 में है स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना है। अब देखते हैं कि जो शहीद होते हैं उसका जो स्मारक बना जाता है, या फिर जो बहुत बड़े बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी, मतलब वही हुआ, और जितने भी जैसे शहीद का दर्जा जिसे दिया जाता है उनका भी स्मारक बनता है। तो कहता है कि उसका महत्व है और उसका संरक्षण भी होना चाहिए। 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग करना है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना है, ये इसको डिटेल्स में आगे हम पढ़ेंगे। 51 में है
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना। यही 51 को जोड़ करके यहाँ जो है 2009 में एक्ट लाया गया था और 2010 में जो है इसे लागू किया गया है, शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो ये अगर हम इतना जान जाते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसे हम DPSP के नाम से जानते हैं, उसमें जो है कुल मिला करके यही प्रावधान है। और इसे अगर हमको नोट्स लिखना है, अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है, तो इसे हम खुद जो है डिटेल्स में करके लिखेंगे, और अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो यही जो है काफ़ी हो जाएगा। और इतना जानना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद।